डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पल्स। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखना इसको। तो इम्पल्स होता है, इट इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। तो हम इसको इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। और यूजुअली ये जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स बेसिकली की क्या है, फोर्स का कितना इम्पैक्ट होगा उसको हम स्टडी करते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूजुअली इट एक्ट्स फॉर स्मॉल टाइम। तो कम समय के लिए ही ये एक्ट करता है। एंड मोस्टली दिस फोर्स इज़ वेरिएबल, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है फोर्स। तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसके हमें क्या फ़ायदे या नुकसान होंगे वो हम आगे जैसे जैसे आर्टिकल में आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो क्योंकि ये फोर्स वेरिएबल है, हम यूजुअली इसमें एवरेज फोर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो एवरेज फोर्स हमें हेल्प करती है इम्पल्स को मेजर करने के लिए, राइट। तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को मेजर करने के लिए हमें यूजुअली एवरेज फोर्स काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो अब मान लो कि एक इफ़ एफ इज़ द फोर्स, राइट, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, राइट, ऑन बॉडी फॉर टाइम टी। तो टाइम टी के लिए कोई फोर्स लग रही है, राइट। तो बेसिकली अब होगा क्या, ये जो फोर्स है बेसिकली ये स्मॉल टाइम के लिए लग रही है, तो इसका मतलब ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, राइट। तो इसका मतलब ये तो न्यूटन के सेकंड लॉ से आ गया हमारे पास कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। तो हम ये जानते हैं कि हम इसको कांस्टेंट के साथ लिख सकते हैं और ये कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, राइट। तो हम इसी को यूज़ करेंगे, तो हमारे पास F आ जाएगा डी पी बाई डी टी। तो आप इस डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास बन जाएगा F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी, राइट। तो एक तरफ डी पी है, अब डी पी क्या है, डी पी तो है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये चेंज इन मोमेंटम है, तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये मेरा फाइनल मोमेंटम है और ये मेरा इनिशियल मोमेंटम होगा, राइट, p1। अब dt क्या है, ये चेंज इन टाइम है, t2 माइनस t1। तो हम इसको चेंज इन टाइम भी कहते हैं। तो हमारे पास आ गया f इंटू टी टी इज इक्वल टू डी पी। तो हम क्या करेंगे, अब हमें सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है ओवर बोथ साइड्स, तो उसके लिए हमें लिमिट्स भी पता होने चाहिए। तो टाइम मान लो हम t इक्वल टू 0 पे जो मोमेंटम है वो मान लो p1 है, और टाइम t इक्वल टू t के ऊपर जो आपके पास मोमेंटम है वो p इक्वल टू p2 है। तो क्या होगा, हम ये लिमिट्स को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यूजिंग लिमिट्स इन इक्वेशन नंबर 1, तो एंड इंटीग्रेटिंग, तो हमने इंटीग्रेट भी कर दिया, राइट। तो हमारे पास आया f इंटू डी टी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t इज इक्वल टू डी पी p1 से लेके p2 तक, राइट। तो अब आप इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करेंगे तो t आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी करेंगे तो p आ जाएगा, ये तो आप जानते हैं।
तो आप इसको पुट करें और f जो यहाँ पर है वो मैंने ऊपर बात की थी कि f एवरेज लेंगे। अब ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर हम एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स नहीं लेंगे तो हम एक f की वैल्यू को फिक्स नहीं कर पाएंगे। सो वी विल नॉट बी एबल टू फिक्स सम वैल्यू ऑफ f। तो f की वैल्यू को फिक्स करना है ताकि हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकें और हम एक फिक्स फोर्स ले सकें। तो हमने एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स ले लिया। तो यहाँ पर अगर आप f एवरेज पुट करोगे राइट और dt और इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके t तक, और यहाँ पर आपका मोमेंटम p1 से लेके p2 तक आ जाएगा राइट। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो f एवरेज कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा और dt है 0 से t और dp इधर रहेगा। अब इतना लंबा खींचने की बजाय आपको पता है कि dt का t बन जाएगा, तो 0 से t आप वैल्यू पुट कर दें और dp का p बन जाएगा तो वैल्यू p1 से p2 पुट कर दें। मैं इसको 2 स्टेप्स पहले भी कर सकता था, बस आपको समझाने के लिए कि मैंने f की वैल्यू को f एवरेज लेके बाहर निकाला है इंटीग्रेशन से, सिर्फ इसलिए 2 स्टेप्स मुझे एक्स्ट्रा करने पड़े। तो f एवरेज, तो आप अपर लिमिट पहले पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, उसी तरह राइट हैंड साइड में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस करके लोअर लिमिट। तो ये आपके पास f एवरेज इंटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1, यही f एवरेज इंटू टी हम इम्पल्स का नाम देते हैं। तो अब इम्पल्स हमारे पास यहाँ तो हमारे पास f एवरेज इंटू टी आ गया और हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। आप कुछ भी कह सकते हैं, यही हमारे पास आई है, मोमेंटम है, इम्पल्स है सॉरी। तो ये हमारे पास इम्पल्स की वैल्यू आ गई। तो ये इम्पल्स हमें क्या बता रहा है, दिस इम्पल्स मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। तो ये इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को मेजर कर रहा है राइट। तो मुझे लगता है कि आपको ये आर्टिकल काफ़ी हद तक समझ आया होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक क्रिकेटर जो होता है, क्रिकेटर लोअर हिज हैंड्स टू वाइल कैचिंग ए बॉल राइट। तो जब उसको बॉल को कैच करना होता है तो वो हाथ को लोअर करता है। क्यों करता है, टू इंक्रीज टाइम एंड डिक्रीज इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो उससे इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा। तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कैसे कम होगा मैं वो बताता हूँ। F इंटू डी टी हमारा इम्पल्स है राइट। अगर ये डी टी इंक्रीज करेगा तो F को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट F इंटू टी क्या है, ये फिक्स्ड है, सम कांस्टेंट वैल्यू है। तो F और T जो हैं वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे। तो डेट इज़ वाई क्रिकेटर को कैच करते हुए वो अपने हाथ पीछे कर लेता है ताकि वो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को डिक्रीज़ कर सके राइट, और टाइम पीरियड को इंक्रीज़ कर सके। तो ये मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले लिया। अब F इंटू टी है, ये आपका इम्पल्स है, फोर्स के यूनिट है न्यूटन और टाइम के हैं सेकेंड। तो ये आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे और आप डायमेंशन निकालना चाहें तो डायमेंशन भी निकल जाएगी। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड आपके पास क्या होगा, ये यूनिट्स हैं राइट। और डायमेंशन के लिए फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t-2 और टाइम की होती है t। तो आपके पास बन जाएगा m1 l1 t-2 + 1। तो ये बन जाएगा m1 l1 t-1। तो ये बन जाएगा डायमेंशनल फार्मूला इम्पल्स के लिए। ठीक है, तो अब आपके पास डायमेंशनल फार्मूला भी आ गया और आपके पास
यूनिट्स भी आ गए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है इम्पल्स वाला आर्टिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इम्पल्स क्या होता है। हम इसको इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। अब जो अगला आर्टिकल है वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस आर्टिकल पे चलेंगे। ठीक है, बहुत इजी आर्टिकल है, सबको मालूम है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बुक लाई कर रही है, राइट? तो ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है और ये मेरा टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट बी है। तो ए जो है वो बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो हम बोलेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। उसी तरह टेबल भी बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है अपवर्ड, तो ये हम इसको बोल सकते हैं फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू बी, राइट? अब अगर ध्यान से देखें फ्री बॉडी डायग्राम में, तो एफ बी ए नीचे है और एफ ए बी ऊपर की तरफ है, राइट? और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट? तो इस प्रकार से एक फोर्स अपवर्ड और एक फोर्स डाउनवर्ड, तो मैं क्या दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट भी हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ? एफ ए बी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू एफ बी ए, राइट? तो ये न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा जनरलाइज करना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? तो ये मेरा जनरलाइजेशन हो जाएगा। तो दिस वाज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब आगे चलते हैं। इसके बाद तो इस आर्टिकल में बस इतना ही समझना था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले के ऊपर फोर्स लगाता है। अब हम स्टडी करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो ये टॉपिक भी यूजुअली स्कूलों में, हर स्कूल में ये टॉपिक कवर होता है और यूजुअली पूछते ही हैं। ठीक है, तो छोटा सा होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यूजुअली आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, राइट, फॉलोज फ्रॉम सेकेंड लॉ। पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि जो पहला लॉ है वो भी सेकेंड लॉ से आता है और जो थर्ड लॉ है वो भी फर्स्ट सेकेंड लॉ से आता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ही रियल लॉ ऑफ मोशन है, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से आता है, ये समझने के लिए हम देखेंगे कि जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो, दैट इज एफ इक्वल टू 0, तब क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट remains at rest, right? An object in motion, right, continues to move in straight line, right? तो हमें यही चेक करना है। तो अगर F0 हुआ, F0 होते ही फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन,
ये टर्म भी ज़ीरो होगी। अब मास तो ज़ीरो होता नहीं किसी ऑब्जेक्ट का, तो क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन हो गया ज़ीरो, राइट। तो अब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है u प्लस ए इंटू टी, राइट। तो आप अगर a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू यू, एस ये टर्म हो जाएगी ज़ीरो। तो इसका मतलब ये मेरी है फाइनल वेलोसिटी और ये है मेरी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर हो गई। इसका मतलब v जो है वो u के बराबर है। इट इम्प्लाइज इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, अगर f ज़ीरो होगा तो बॉडी जो है वो सेम वेलोसिटी से ही मूव करेगी, राइट। अगर वो u ज़ीरो है तो v भी ज़ीरो होगा, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वही तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी होगी, राइट। चाहे वो ज़ीरो हो चाहे वो सम वेलोसिटी v इक्वल टू यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट हो, समझ में आया। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होते ही न्यूटन फर्स्ट लॉ की सारी कंडीशन बाहर आनी शुरू हो गई। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहाँ से आया, इट कम्स फ्रॉम सेकेंड लॉ, राइट। तो पहला तो दूसरे में से ही निकल रहा है, अगर तीसरा लॉ भी सेकेंड लॉ से निकल रहा है तो फिर इसका मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिराइव न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो वी हैव टू bodies which are interacting with each other, okay. So body A is interacting with body B and body B is interacting with body A. So in this case we assume that in absence of external force, body A and B are interacting with each other. So this is important, right? So in the end we are going to use this important part. So now from Newton's second law of motion, if body A and B are interacting, it means body A will apply some force on body B. This means that force on body B due to body A, and body B will apply some force on A due to body B. So I will define these two terms. FBA is force on body B due to A, and FAB is force on body A due to B. So now these forces are mutual, as these forces are in bodies are interacting mutually with each other and there is no external force, right. So we also know FBA is equal to rate of change of momentum. So now the force is acting on body B, right. So momentum of body B will change it. So we assume that the momentum of body B is P2 and momentum of body A is P1, right. So momentum is dP2 over dt, right. तो इसका मतलब बॉडी B का मोमेंटम चेंज हुआ और बॉडी B का मोमेंटम क्या था, P2 था, और A का क्या था, P1 था, राइट। तो FAB हम निकाल सकते हैं dP1 ओवर d2। अब आपको इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है, राइट। तो हमारे पास आएगा FAB प्लस FBA इज इक्वल टू dP1 ओवर dt प्लस dP2 ओवर dt। तो आप d बाई dt ले लो कॉमन,
बाहर निकालो और P1 प्लस P2 कर दो। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने पहले ही मान लिया कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन द सिस्टम। बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इसका मतलब मेरा जो एफ नेट है वो ज़ीरो होना चाहिए। और यहाँ एफ नेट किसके बराबर है? यहाँ एफ नेट है एफ ए बी प्लस एफ बी ए, तो ये टोटल हो गया ज़ीरो। तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा डी बाई डी टी P1 प्लस P2। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़ीरो है, तो इसका मतलब P1 प्लस P2 जो है ये कांस्टेंट है, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व हो गया। अब क्योंकि एफ नेट ज़ीरो था तो इसका मतलब ये भी हुआ एफ ए बी प्लस एफ बी ए ज़ीरो हो गया। तो मैं एफ ए बी को माइनस एफ बी ए लिख सकता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यही मेरा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, राइट। सो न्यूटन थर्ड लॉ कैन बी obtained from न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने क्या किया, थर्ड लॉ को ड्राइव कर लिया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो हमने पहला भी सेकेंड से ड्राइव किया, थर्ड भी अब हमने सेकेंड से ड्राइव कर लिया। तो बात सिंपल सी है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ अ रियल लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसको इजीली बता सकते हैं अब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स so that they can also learn these same concepts. Thank you very much.